नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीटी या पीआरटी वाला, जिसकी आगे अप्रैल में होने की संभावना रहेगी। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो ऐसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है हमारे आ जाते हैं, और उसके बाद में जो अन्य सब्जेक्ट होगा उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब एक समूह में बहुत से लोग होते हैं तो वे कम कार्य करते हैं। ये जो कथन है अधोलिखित में से किस परिघटना को दिखाता है, किसका वर्णन करता है? सामाजिक श्रम, अवनयन का, सुगमता का, अवरोध या फिर सहयोग का। तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन कुछ उनमें से कम काम करते हैं। तो ये जो परिघटना यहाँ पर ली गई है सामाजिक श्रम अन्वयन से, जो ऑप्शन 1 में दिए गए हैं। सामाजिक श्रम क्या है? तो वह परिघटना जिसमें समूह में काम करने वाले व्यक्तिगत रूप में कम प्रयास करते हैं, व्यक्तिगत रूप से कम प्रयास करते हैं जब वे एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो इसका कारण है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी कम हो जाती है और लोग सोचते हैं कि उनके प्रयासों का समग्र परिणाम पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि यदि आप एक बड़े समूह में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो कुछ लोग कम काम कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अन्य लोग काम को पूरा कर लेंगे। या जैसे कोई सामान उठाना है, उसमें 6 व्यक्ति हो गए, 6 है, 5 है, या कितने मर्जी लगा लो ज़्यादा। तो उसमें से कुछ ऐसे व्यक्ति जो देखने को जरूर मिलेंगे जो एक तो लगाएंगे ज़्यादा जोर उठाने के लिए, और इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो नाम मात्र का ही जोर लगाएंगे सिर्फ दिखावे के लिए, हाँ भाई हमने सामान उठाया है। तो कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे। या कुछ काम करना है तो उसमें से कुछ तो अपना जीवन लगाकर पूरा काम लगाएंगे, लेकिन कुछ कामचोर भी होते हैं उसमें जो उसको सिर्फ दिखावे के लिए करेंगे। आपने वीडियो में देखा होगा बहुत सारे ऐसे, जहाँ हंसी मजाक में वीडियो भी आती है। तो कहने का मतलब है जैसे समूह होगा उसमें से 2-4 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो कम काम करेंगे सिर्फ दिखावे के लिए कि वो काम कर रहे हैं बस। तो ये जो है यहाँ पर सामाजिक श्रम अवनयन का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, सामाजिक अनुरूपता के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? समूह की सदस्यता, अस्पष्टता, दृढ़ता या समशक्ति का होना। तो सामाजिक अनुरूपता जो है इसके लिए किसका होना जरूरी यहाँ पर माना गया है? तो जो ऑप्शन 4 में दी गई है समशक्ति, तो इसको माना गया है। अब समशक्ति क्या है? तो समशक्ति समूह के सदस्यों के बीच आकर्षण और एकता की भावना है। जब एक समूह में उच्च स्तर की समशक्ति होती है तो सदस्य एक दूसरे के विचारों और व्यवहारों को अपनाने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। जैसे कि एक घनिष्ठ मित्र मंडली है, तो इसमें सदस्य एक दूसरे के फैशन या संगीत के स्वाद को अपनाने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं। मतलब एक दूसरे को देखकर, जैसे शादी में जाती है लेडीज एक दूसरे के या नए नए सूट डाले हुए देखती हैं, या फिर तो उसको फिर जी लग जाता है उनका भी कि वो भी ऐसे सूट ले। तो एक घनिष्ठ मित्र मंडली में सदस्य एक दूसरे के फैशन या संगीत के स्वाद को अपनाने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं। जैसे आदत होती है कि इसने इतने अच्छे डाले हुए हैं, मेरे इससे कम अच्छे हैं, मैं भी इसके जैसे ले लूँ। तो इस प्रकार से। नेक्स्ट है समूहों का वर्गीकरण प्राथमिक एवं द्वितीय समूह में किसने किया था? समूह का वर्गीकरण मिड, मैकइवर, एम्पेज, कूली या मैकडूगल ने। तो समूह का वर्गीकरण प्राथमिक एवं द्वितीय समूह के रूप में किया था, और ये करने वाले थे जो ऑप्शन 3 में दिए गए हैं। तो कौन थे? कूली, जो ये ऑप्शन 3 में आए हैं। तो नाम क्या था इनका कंप्लीट नाम? तो इनका नाम था चार्ल्स कूली। चार्ल्स कूली। तो इन्होंने प्राथमिक और द्वितीय समूह की अवधारणाओं को विकसित किया था। प्राथमिक समूह छोटे घनिष्ठ समूह होते हैं जो व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं, जैसे कि परिवार और मित्र। द्वितीय समूह बड़े अधिक औपचारिक समूह होते हैं जो विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि एक कार्यस्थल या एक राजनीतिक दल। तो समूह का वर्गीकरण प्राथमिक एवं द्वितीय समूह में किया था चार्ल्स कूली ने। अगला क्वेश्चन है, समाजवित्तीय विधि का प्रयोग समाज संरचना का अध्ययन करने हेतु किसने किया? समाजवित्तीय विधि का प्रयोग समाज संरचना के अध्ययन के लिए। तो ये थ्रस्टन थे, बोगार्ट्स थे, लिंकार्ट या मोरेनो। तो इनमें से कौन थे? और इनका जो नाम था मोरेन, क्या नाम था इनका? मोरेन। तो इनका नाम क्या था? J.L. मोरेन। क्या नाम है इनका? J.L. मोरेन। तो इन्होंने समाजवित्तीय विधि विकसित की थी
जिसका उपयोग समूह संरचना और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने के लिए किया था। और ये विधि लोगों को यह चुनने के लिए कहती है कि वे किसके साथ काम करना या सामाजिक बनना पसंद करते हैं। और फिर इन विकल्पों का उपयोग समूह के भीतर संबंधों के नेटवर्क को मैप करने के लिए किया जाता है। तो समाजविधि विधि जो है इसका संबंध रहेगा जेएल मोरेनो से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, सामाजिक दूरी मापनी निम्न अंकित में से किसने विकसित किया था? सामाजिक दूरी मापनी, सोशल डिस्टेंस जो है, थ्रस्टन, बोगार्ट्स, लिकार्ट या लेवी ने। तो सामाजिक दूरी मापनी ये विकसित की थी और ये करने वाले थे बोगार्ट्स, जो ऑप्शन 2 में दिए गए हैं। नाम क्या था इनका? तो एमोरी बोगार्ट्स। क्या नाम था इनका? एमोरी बोगार्ट्स, ये इनका नाम था। तो इन्होंने सामाजिक दूरी मापनी की ये विकसित की थी, सामाजिक दूरी मापनी विकसित की थी, जिसका उपयोग जो है विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को मापने के लिए किया जाता है। और मापनी लोगों से पूछती है कि वे विभिन्न समूह सदस्यों के साथ कितने करीब से जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो सामाजिक दूरी मापने का संबंध जो है एमोरी बोगार्ट से है। तो इनका था ही। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, नेतृत्व का प्रासंगिकता सिद्धांत ये प्रतिपादित किया था। नेतृत्व का प्रासंगिकता का सिद्धांत फाइडलर ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या फिर अल्बर्ट बंडूरा ने। तो नेतृत्व का प्रासंगिकता सिद्धांत ये दिया था और ये देने वाले थे फाइडलर। ये ऑप्शन 1 वाले। नहीं, इनका क्या नाम था? इनका नाम था फ्रेड फ्राइटलर। तो इन्होंने नेतृत्व का प्रासंगिकता सिद्धांत विकसित किया था, जो बताता है कि नेतृत्व की प्रभावशीलता स्थिति पर निर्भर करती है। और यह सिद्धांत बताता है कि कुछ नेता कुछ स्थितियों में दूसरे की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। तो नेतृत्व से आप समझ सकते हैं, नेतृत्व मतलब नेता। तो ऐसे ऑप्शन रहेगा यहाँ पर इसका फ्रेड फ्राइटलर। नेक्स्ट है समूह गतिकी की धारणा ये देन है। समूह गतिकी कर्ट लेविन, अल्बर्ट बंडूरा, शेरिफ या न्यूकॉम की। तो समूह गति की धारणा किनकी देन है? और यह कर्ट लेविन की, जो ऑप्शन 1 में है। तो इन कर्ट लेविन को समूह गतिशीलता के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने समूह व्यवहार का अध्ययन करने के लिए क्षेत्रीय सिद्धांत का उपयोग किया था और उन्होंने समूह गतिशीलता की कई महत्वपूर्ण अवधारणाओं को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति की प्रथम छवि जो फर्स्ट इंप्रेशन है निर्माण में किस प्रकार की सूचना को स्तंभार दिया जाता है? फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन क्या देते हैं? तो किसी व्यक्ति की प्रथम छवि निर्माण में किस प्रकार की सूचना को स्तंभार दिया जाता है? उसे असंगत, प्रमुख, नकारात्मक या फिर सकारात्मक। तो कौन सा होगा यहाँ पर? अब इसका अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 4 सकारात्मक ये इसमें माना गया है। सामाजिक प्रत्याक्षण का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू व्यक्ति का प्रत्याक्षण है। मतलब व्यक्ति प्रत्याक्षण में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्याक्षण करता है या उसके बारे में एक छवि का निर्माण करता है। और यही कारण है कि व्यक्ति प्रत्याक्षण को नवी छवि निर्माण भी कहा गया है। तो ऑप्शन 4 जो आप याद रखिएगा। ये नेक्स्ट आ जाता है प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व में सदस्यों में हम भावना नहीं होती, हम की भावना मजबूत होगी, हम भावना कभी कभी होगी या सिर्फ अनुभूति दिखाने की प्रवृत्ति होगी। तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व में सदस्यों में क्या होता है? तो इसमें जो है ऑप्शन 2 वाला जो माना गया है कि इसमें हम भावना जो है वो मजबूत होती है। तो प्रजातंत्रात्मक जो नेतृत्व है इसमें नेता समूह के सदस्यों को निर्णय लेने और समस्या समाधान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और यह सदस्यों के बीच सहयोग और एकता की भावना को बढ़ावा देगा, जिससे हम भावना मजबूत होगी। जैसे एक कक्षा है, इसमें शिक्षक या छात्रों को एक प्रोजेक्ट के लिए समूह बनाने और अपनी भूमिका चुनने की अनुमति देता है। तो इससे छात्रों में टीम वर्क और अपनाने की भावना बढ़ती है। मतलब किसी को मिलकर एक काम करने के लिए दे दिया जाए
फिर वह अपने अनुसार उसमें जा काम करेंगे। तो ये माना गया है हम की भावना। या जैसे इंडिया से लगा लो, कल का मैच जो था न्यूजीलैंड और जो है भारत के बीच हुआ था, ट्रॉफी जीत ली जो भारत ने, तो सभी ने एक साथ मिलकर जो उसमें खेला तभी वो जीत पाए। नेक्स्ट आ जाता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बच्चा अन्य व्यक्तियों के साथ अपने आप को संबंधित करना सीखता है, तो उसको कहा जाता है अंतर्व्यक्तिक कौशल, समाजीकरण, आंतरिकरण या संस्थानीकरण। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बच्चा अन्य व्यक्तियों के साथ अपने आप को संबंधित करना चाहता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? समाजीकरण। तो समाजीकरण क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बच्चा समाज के मानदंड, मूल्य और व्यवहार को सीखता है, और यह प्रक्रिया बच्चे को एक समाज में एक जिम्मेदार और उत्पादक सदस्य बनने में मदद करती है। जैसे कि एक बच्चा है अपने परिवार, स्कूल और दोस्तों के माध्यम से भाषा, संस्कृति और सामाजिक नियमों को सीखता है। मतलब जैसे पहले तो समाजीकरण बच्चा अपने परिवार से ही करेगा, फिर उसके आस पड़ोस के जो होंगे वहाँ से सीखेगा, वो मित्र मंडली से सीखेगा, स्कूल से सीखेगा। तो ये सारा समाजीकरण आ जाता है, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो व्यक्ति अपने परिवार से नहीं, अपने मित्र मंडली से, अपने आस पड़ोस में, अपने स्कूल से बातें सीखता है। नेक्स्ट आ जाता है संज्ञानात्मक असंवादिता। ये कब घटित होती है? यह तब घटित होती है जब व्यक्ति कोई वक्तव्य देता है। तब घटित होगी जब व्यक्तियों के समक्ष दो विरोधात्मक सूचनाएं होंगी। यह तब घटित होगी जब व्यक्तियों को प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होता। यह तब घटित होती है जब व्यक्ति असफल होता है। तो संज्ञानात्मक असंवादिता कब घटित होगी? और जो ऑप्शन 2 में है, मतलब तब घटित होगी जब व्यक्तियों के समक्ष दो विरोधात्मक सूचनाएं होंगी, तो ये तब घटित होगी। संज्ञानात्मक असंवादिता एक क्या है? मनोवैज्ञानिक असुविधा है जो तब उत्पन्न होगी जब किसी व्यक्ति के पास दो विरोधाभासी विचार या विश्वास होंगे, और व्यक्ति इस असुविधा को कम करने के लिए अपने विचारों या व्यवहारों को बदलने की कोशिश करेगा। जैसे कि एक व्यक्ति है जो धूम्रपान करता है लेकिन जानता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो संज्ञानात्मक असंवादिता का अनुभव कर सकता है। मतलब कोई भी है, जैसे कोई गलत काम कर रहा है, उसे पता तो है ये गलत है, और फिर भी उसको करता है, क्योंकि ये जो बीड़ी पीने वाले हैं, मतलब धूम्रपान करने वाले हैं, उस पर सभी पहले चेतावनी होती है, तंबाकू खाते हैं, पहले चेतावनी लिखी होती है लेकिन फिर भी खाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेतृत्व का प्रकार। जिसमें नेता सबसे अधिक निष्क्रिय होंगे उसको कहा जाता है प्रजातंत्र, आत्मक नेता, पैगंबर, कृष्णमयी नेता या हस्तक्षेपी नेता। तो नेतृत्व का प्रकार जिसमें नेता सबसे अधिक निष्क्रिय होंगे, तो कौन सा होगा? वो हस्तक्षेपी नेता, जो यहाँ पर इसमें ऑप्शन 4 जो इसमें दिया गया है। तो हस्तक्षेपी जो नेता है, इसमें नेता समूह के सदस्यों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देता है और न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा, और नेता केवल तभी हस्तक्षेप करेगा जब जरूरी होगा। जैसे कि एक टीम लीडर है जो टीम के सदस्यों को प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपनी गति से काम करने की अनुमति देता है और केवल तभी मदद करेगा जब पूछा जाता है, तो उसे कहा जाएगा हस्तक्षेपी नेतृत्व को। मतलब ये उदाहरण है, जैसे किसी को काम करने के लिए दे दिया जाए तो उसको ज़्यादा टोका टकाई नहीं करेगा, तो मतलब तुम अपनी मर्जी के अनुसार जितनी भी जल्दी कर सकते हो इस काम को कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट है पूर्व आग्रह में सम्मिलित होगा रूढ़िकृति मनोवृत्ति में परिवर्तन करने की अनिच्छा, अल्पसंख्यक समूहों के व्यवहार। तो पूर्व आग्रह में क्या सम्मिलित होगा? तो इसमें जाइए सभी आ जाएंगे। पूर्वाग्रह एक नकारात्मक रवैया या फिर विश्वास है जो व्यक्ति समूह के बारे में किसी कारण के होता है, और इसमें रूढ़िवादिता, मनोवृत्ति में परिवर्तन करने की अनिच्छा और अल्पसंख्यक समूह के व्यवहार के आंतरिक या व्यक्तिगत गुण आरोपणें शामिल हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है जो जानता है कि सभी महिलाएं कमजोर होती हैं, तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। नेक्स्ट है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य कौन सा नहीं है? समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण अनुकूल और संयोजन करना, सामाजिक मानदंडों को सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। तो कौन सा तात्पर्य नहीं है?
नहीं है कौन से वाला, ये वाला। तो कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनसे आप एकदम से अंदाजा भी लगा सकते हैं सही आंसर का। तो जैसे सदैव आ गया यहाँ पर, केवल होता है, कई बार देखा होगा आपने केवल वाला भी, एकमात्र, अकेला। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे आप एकदम से अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो सामाजिकरण जो है, इसमें सामाजिक मानदंड को सीखना और उनका पालन करना शामिल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें हमेशा आंख मूंद कर पालन किया जाए। तो सामाजिकरण में आलोचनात्मक सोच और जो सामाजिक परिवर्तन है इसमें भाग लेने की क्षमता भी शामिल होती है। जैसे कि एक बच्चा है जो सीखता है कि दूसरों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी सीखता है कि अन्याय के खिलाफ बोलना भी महत्वपूर्ण है। तो ये सामाजिकरण का एक उदाहरण है। मतलब सहन तो करो, पर यह नहीं है कि दूसरे तुम्हारे सिर पर ही पैर फेर जाए। नेक्स्ट है, जेम्स और प्राउट ने प्रस्ताव रखा था कि जीवन एक जैविक तथ्य है, लेकिन जिस तरीके से इसे समझा जाता है इसे अर्थपूर्ण बनाया जाता है। तो वो इनमें से किसका एक तथ्य है? बचपन का विकास सामाजिकरण, सामाजिक निर्माण सामाजिकरण, बचपन की अपरिपक्वता संस्कृति, बचपन का विकास संस्कृति। तो जेम्स और प्राउट ने प्रस्ताव रखा था कि इनमें से जीवन का एक जैविक तथ्य है, लेकिन जिस तरीके से इसे समझा जाता है इसे अर्थपूर्ण बनाया जाता है। तो वो किसका एक तथ्य था? तो वो था यहाँ पर बचपन का विकास और संस्कृति वाला। तो जेम्स प्राउट ने तर्क दिया था कि जीवन का जैविक आधार है, लेकिन इसका सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अर्थ बनाया जाता है। बचपन का विकास और संस्कृति अर्थ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि एक बच्चा है जो एक हिंसक समुदाय में बड़ा होता है, वह जीवन को उस बच्चे से अलग तरीके से समझेगा जो एक शांतिपूर्ण समुदाय में बड़ा होता है। मतलब उससे लगा लो कि जैसे एक व्यक्ति तो है मतलब अमीर परिवार में पड़ा हुआ और एक गरीब में है, या एक व्यक्ति जंगल में पढ़ रहा है जो पढ़ाई से बिल्कुल दूर ही है, और एक जो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो उन दोनों का जीवन अलग अलग होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक समानता समर्थित है मार्क्सवाद के द्वारा, पूंजीवाद, घरेलू या समाजवाद के द्वारा। तो सामाजिक समानता का समर्थित है, इसका समर्थन है समाजवाद के द्वारा, क्योंकि समाजवाद क्या एक ऐसी विचारधारा है जो सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय पर जोर देगी। और समाजवाद में सरकारी समुदाय के पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है और धन को समान रूप से वितरित किया जाता है। जैसे कि क्यूबा और क्यूबा और वियतनाम, यहाँ पर जो है ये समाजवादी सरकारें हैं। तो कौन सी है वहाँ पर? समाजवादी सरकारें हैं क्यूबा और वियतनाम में। नेक्स्ट है, मानव समाज की मूलभूत इकाई के रूप में जाना जाता है सामाजिक समूह को, आदिवासी, व्यक्तिगत या परिवार को। तो मानव समाज की मूलभूत इकाई के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? परिवार को, क्योंकि परिवार में माता पिता, बच्चे, ये सारे शामिल हो जाएंगे, इनके रिश्तेदार भी एक परिवार ही है। तो परिवार क्या है? मानव समाज की सबसे छोटी इकाई और महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि वो स्थान है जहाँ बच्चे सामाजिक मानदंड, मूल्य और व्यवहार को सीखते हैं। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार मनुष्य की प्रकृति सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या धार्मिक है। तो अरस्तु के अनुसार मनुष्य की प्रकृति कौन सी है? अब यहाँ पर जो है इसमें देखें तो इन्होंने ऑप्शन 2 वाला माना था। ये अरस्तु ने मनुष्य की प्रकृति क्या बताई थी? राजनीतिक बताई थी इन्होंने। अरस्तु ने माना था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, जिसका अर्थ है कि वे स्वाभाविक रूप से सामाजिक और राजनीतिक संगठनों में रहने के लिए इच्छुक हैं। जैसे कि मनुष्य सरकारें बनाते हैं, कानून बनाते हैं और सामाजिक संगठनों में भाग लेते हैं। तो ये राजनीतिक माना था इन्होंने। नेक्स्ट है, एक लघु स्कूल है राज्य, परिवार, समाज या फिर संगठन। तो एक लघु स्कूल क्या है? लघु स्कूल जो है यहाँ पर परिवार को माना गया है, क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ बच्चे बुनियादी जीवन कौशल, सामाजिक मानदंड और मूल्य को सीखते हैं। क्योंकि एक परिवार में ही बच्चा खाना बनाना, साफ करना, दूसरों के साथ बातचीत करना, तो इस प्रकार की जो नैतिक मूल्य इनको सीखता है। नेक्स्ट, समुदाय के लिए शिक्षा का कौन सा उद्देश्य सबसे अधिक उपयोगी माना गया है? सांस्कृतिक, आजीविका, सामाजिकरण या प्रौद्योगिकी का। तो समुदाय के लिए शिक्षा का उद्देश्य सबसे उपयोगी है, कौन से वाला है?
तो यही है समाजीकरण। क्योंकि शिक्षा का जो उद्देश्य है व्यक्तियों को समाज में भाग लेने के लिए आवश्यक जो ज्ञान, कौशल और मूल्य उसको प्रदान करना है। और समाजीकरण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि वह व्यक्तियों को सामाजिक मानदंड और मूल्यों को सीखने और उनका पालन करने में मदद करता है। जैसे कि एक स्कूल है, बच्चों को इतिहास, विज्ञान, गणित ये सारे विषय पढ़ाता है, लेकिन यह उन्हें दूसरों के साथ सहयोग करना, जिम्मेदारी लेना और आलोचनात्मक रूप से सीखना ये भी सिखाता है। मतलब सारे काम सिखाता है स्कूल में। तो एक साथ बच्चे रहते भी हैं, खेलते कूदते भी हैं, खाना भी खाते हैं। नेक्स्ट है समाज के एजेंट के रूप में स्कूल का प्राथमिक कार्य कौन सा है? सामाजिक स्थिति बनाए रखना, बच्चों में व्यावसायिक क्षमता का एक पर्याप्त स्तर विकसित करना, भावी जीवन के लिए तैयार करना, अपने परिवेश को समझने में मदद करना। तो समाज के एजेंट के रूप में स्कूल का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो प्राथमिक कार्य कौन सा है? ये वाला, भावी जीवन के लिए तैयार करना। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सा मुख्य तत्व समाजीकरण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है? मानव जैविक क्षमता, संस्कृति, व्यक्तिगत अनुभव, मानव प्रकृति, संस्कृति, व्यवहार, सामाजिक जागरूकता, संस्कृति, व्यवहार, मानव प्रकृति, मानव जैविक क्षमता, संस्कृति। तो कौन सा मुख्य तत्व समाजीकरण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है? तो कौन सा करेगा यहाँ पर? यही करेगा, मानव प्रकृति, मानव जैविक क्षमता और संस्कृति। नेक्स्ट आ जाता है हमारा समूह इकाई। अब जो यहाँ पर समूह इकाई क्या है? पारिवारिक है, सामाजिक है, धार्मिक है या संवैधानिक है? तो इसमें क्या माना गया है? तो समूह इकाई जो है ये सामाजिक मानी गई है। तो ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा, क्योंकि यह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से बना होता है और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करता है और एक साझा उद्देश्य पहचान रखता है। जैसे कि एक परिवार है, एक कक्षा, एक खेल टीम हो गई, कार्यस्थल समूह, सभी सामाजिक इकाइयाँ हैं। नेक्स्ट है सामूहिक सोच की मुख्य विशेषता होती है एलियनेशन, डायनेमिक्स, कोहेसिवनेस, कन्फर्मिटी। तो सामूहिक सोच की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो यही है ऑप्शन 2 वाली, कोहेसिवेंस। सामूहिक सोच तब होगी जब एक समूह के सदस्य सर्वसम्मति से पहुंचने के लिए आलोचनात्मक सोच और असहमति को दबा देते हैं। तो ये जो कोहेसिवेंस या समूह की एकता सामूहिक सोच की एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि ये सदस्यों को समूह के साथ बने रहने और असहमति व्यक्त करने से बचने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि एक राजनीतिक दल है जो किसी विशेष मुद्दे पर सर्वसम्मति तक पहुंचने के लिए आलोचनात्मक सोच को दबा देता है, सामूहिक सोच का उदाहरण है। नेक्स्ट है सोशियो ड्रामा। परामर्शन की सामाजिक क्या है? तकनीक है, संबंध, कहानी, संकल्पना है? तो सोशियो ड्रामा परामर्शन की सामाजिक क्या है? तो इसको माना गया है तकनीक, ऑप्शन 1 वाला, जिसका उपयोग व्यक्तियों की सामाजिक स्थितियों में उनकी भूमिकाओं और व्यवहार का पता लगाने में मदद करने के लिए किया जाता है। और इसमें प्रतिभागियों को वास्तविक जीवन की स्थितियों को अभिनय करने और विभिन्न दृष्टिकोणों का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये सोशियो ड्रामा है, तो इसका उपयोग किसी व्यक्ति को यह समझने में मदद करने के लिए किया जा सकता है कि वे संघर्ष की स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं या वे दूसरों के साथ कैसे संवाद करते हैं। तो ये होगा सोशियो ड्रामा, मतलब सामाजिक तकनीक है। और इसके बाद फिर हमारे आपके जो अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें हमारे हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कामदेव शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है सुरेश, रमेश, मनोज या अनिल, तो कौन सा है कामदेव शब्द का पर्यायवाची? तो कामदेव का कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? यही हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया गया है, मनोज। इसके अलावा जो यहाँ पर कामदेव है, इनके और कौन कौन से नाम हैं? तो जैसे कामदेव क्या देते हैं इनको, एक तो कामदेवी क्या देते हैं, मदन, काम, कंदर्प, मनोज, समर, मीनकेतु, मनसीज, मार, रतिपति, मनमथ, अनंग, सबरारी, कुशमेश, पुष्पधनवा। तो ये सभी जो है कामदेव के ही नाम है, तो इनके साथ जो है ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर गुणवाचक विशेषण से। अब जो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण जो है ये उदाहरण है, कौन सा है? थोड़ा पानी और डालें, 3 सदस्य और चाहिए, वह कुछ दिन और रहेगा, प्राचीन समय की बात है। तो गुणवाचक विशेषण जो है इसका उदाहरण है। अब गुणवाचक का कौन सा उदाहरण है यहाँ पर? यही है क्या गुणवाचक का उदाहरण?
प्राचीन समय की बात है। तो यहाँ पर जो है इसमें जो आया है प्राचीन समय, इसके कारण से अब गुणवाचक विशेषण क्या है? तो वे शब्द जो किसी संज्ञेय स्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, इनका हमें बोध कराएंगे, इनके बारे में बतलाएंगे, तो उन्हें कहेंगे हम गुणवाचक विशेषण। जैसे कि उदाहरण है इसमें, अब प्राचीन समय है। अब यहाँ पर समय जो है ये प्राचीन शब्द जो है यहाँ पर समय संज्ञा के गुण अवस्था को बतला रहा है कि समय कैसा था टाइम प्राचीन था, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इस कारण से सही है। और जैसे इसमें आया है ये थोड़ा पानी और डालो, अब ये जो थोड़ा है इसमें ये क्या बतला रहा है कि ये किसका उदाहरण है, कौन सा विशेषण है इसमें? तो मतलब ये मात्रा के बारे में बतला रहा है, तो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। जहाँ पर नाप तोल आता है उसमें, तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि पानी की क्या मात्रा बतला रहा है थोड़ा। और 30 10 और चाहिए, ये किसके बारे में बतला रहा है? तो संख्या है यहाँ पर, तो ये संख्यावाचक जो है इसका उदाहरण है संख्यावाचक विशेषण का। वह कुछ दिन और रहेगा, तो कुछ दिन मतलब पता नहीं 2 4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना कितना रहेगा, तो क्या है ये अनिश्चित संख्या के बारे में यहाँ पर मतलब अनिश्चित जो समय है उसके बारे में यहाँ पर बतला रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिन के बारे में हमें जा पक्का कंप्लीट नहीं है। तो इस प्रकार से है, तो इतना आप जा इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? एक होता है विदेशी जो अपने देश के नहीं होती, एक देशज जो अपने देश के हैं। तो देशज शब्द बताना है, जिंदगी, सांप, लोटा, डॉक्टर, कौन सा है? अब यहाँ पर जो देखे तो ऑप्शन सी वाला लोटा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर जो लोटा जो है ये वाला है। इसके अलावा खटिया, गड़गड़ाना, पगड़ी, डंडा, ठेस, गेवल, लुगदी, ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो अपने देश के हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, अलग होने में देशज शब्द कौन सा है? कर्म, कर्ण, अपदानीय स्मरण। तो जहाँ पर जुदाई, बिछोड़ना ये पाया जाता है, तो अपदान कारक पंचमी विभक्ति वहाँ पर होती है। जैसे विद्यालय स्कूल से बच्चे अपने घर जाते हैं, और एक बहुत पुराना उदाहरण है जो हमेशा इसमें आती है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, फल गिरते हैं, जहाँ पर अलग होना पाया जाता है तो वहाँ पर होता है अपदान कारक, मतलब अलग होने में पंचमी विभक्ति में। और यहाँ पर आप इसमें देख भी सकते हैं बहुत सारे उदाहरण हैं इसी प्रकार से इसके। गाड़ी से शीशा टूटकर नीचे गिर गया, उसके सर से टोपी गिर गई, पेड़ छाल से नीचे गिर गई, सांप की केंचुली निकल गई, मुकुल छत से गिर गया, अंजित के हाथ से मोबाइल नीचे गिरकर टूट गया, शादाब की नज़रों के नीतीश हमेशा हमेशा के लिए गिर गया, अंकिता के हाथों से लैपटॉप फर्श पर गिर गया, मेले में एक माँ का हाथ अपने बेटे से छूट गया, गलत संगत में उसके हाथों से उसका कैरियर निकल गया। तो जहाँ पर मतलब अलग होना पाया जाता है, अलग होना हो तब वहाँ पर जो फिर ये रहता है अपदान कारक। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर विलोम शब्द। इनमें कौन सा एक सही नहीं है विलोम वालों में? संगत, असंगत, अवनत, नत, आकाश, धरती, निंदा, स्तुति, तो एक सही नहीं है इसमें। अब कौन से वाला सही नहीं है? तो यही वाला आकाश, धरती, क्योंकि आकाश क्या है? आकाश पाताल होता है। संगत, असंगत, अवनत, नत, निंदा, स्तुति, आकाश, पाताल, तो क्या है ये गलत हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अनिश्चयवाचक भेद। ये किसका उदाहरण है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया का अनिश्चयवाचक। अब किसका है? सर्वनाम का है। और अनिश्चयवाचक क्या है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होगा तो उसे मैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे इसमें कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं को, किन्हीं ने, जहाँ, वहाँ, तो ये वाले शब्द आपको देखने को मिलेंगे इसमें। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण भी देख सकते हैं। कोई जाने वाला है, तुम गा रहे थे, तुम कुछ गा रहे थे, कोई कुछ नहीं कह रहा है, यहाँ कोई पर कोई यहाँ पर आ गया,
तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ कोई यहाँ पर आ गया तो हम क्या करेंगे? वहाँ कोई भी नहीं आ सकता है। तो सरल शब्दों में कहे तो ऊपर दिए गए वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित न हो कि कौन है, क्या लिया, किसने फोन किया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे उसे कुछ खाना है, कोई आ रहा है, मुझे पेट्रोल पंप से डीजल लेकर आना है, वह कुछ देख रहा है, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है, कुछ ला दीजिए, मैं कुछ सब्जियां लाया हूँ, कुछ भवक रहा है। मतलब जहाँ पर किसी चीज़ के बारे में पूरी पक्की जानकारी न हो तो वहाँ पर होता है ये अनिश्चयवाचक। इंसानियत शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्ति, भाव, जातीय, द्रव्यवादी। इंसानियत में तो इसमें जो ऑप्शन सी को माना गया है, मतलब कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। तो अब भाववाचक संज्ञा क्या है? तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, स्वभाव की अवस्था का में बोध होगा तो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, साहस, वीरता आदि। अर्थात जिन शब्दों से भावना का बोध होगा तो उन शब्दों का हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे उदाहरण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मीरा भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भगत थी। बारिश के कारण सर्दी बहुत बढ़ गई है। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। तो इस प्रकार के इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। पर्वत, नगर, फल या एरावत। तो जो जातिवाचक संज्ञा जो है इसका उदाहरण नहीं है, वो कौन से वाला है? ये जातिवाचक का ये ऑप्शन डी वाला एरावत, ये वाला। क्योंकि एरावत कौन था? एरावत जय इंद्र के जो हाथी थे, इनका नाम है एरावत। और इसके अलावा जो समुद्र मंथन जो हुआ था उससे जो 14 जो ये रत्न प्राप्त हुए थे तो उनमें भी था एरावत। तो एरावत जाई इसी कारण से क्या है, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक जो है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है प्रतिदिन शब्द में समास है। प्रति आ गया सुर में, तो जहाँ पर सुर में अव्यय उपसर्ग होता है तो कौन सा समास होता है? वहाँ पर अव्ययभाव समास। द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जैसे लाभ, हानि, माता पिता, ऐसे। और द्विगु में सुर में क्या संख्या दी गई होती है, द्विरात्रि, ये वाले। तत्पुरुष में अन्य पद प्रधान होता है, राजपुरुष है, राग्य पुरुष है वाला। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, रीतिवाचक क्रिया विशेषण बताइए। थोड़ा सा, धीरे धीरे, भीतर बाहर, अभी अभी। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? इसमें कौन सा है? यही वाला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और अब ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? तो ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे किसी क्रिया के करने की रीति या ढंग का में बोध होगा तो उन्हें कहेंगे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह तेजी से दौड़ता है। तो इस वाक्य में तेजी से शब्द क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वधु पक्ष के द्वारा सुविवाह की रीति को तोड़ने की एवज में वर पक्ष ने वधु पक्ष से नुकसान लिया। तो इस वाक्य में सुविवाह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का बोध करा रहा है। जल्दी से, धीरे से, सावधानी से, जोर से, नरमी से, चमकते हुए, आनंद से, गुस्से से, चुपचाप, आसानी से, इंसानियत से, ध्यायपूर्वक, बलपूर्वक, सुचारू रूप से, सावधानी से, सहजता से, सुंदर ढंग से, तेजी से, बलपूर्वक, आज़ादी से आदि शब्दों से भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। आगे इनके उदाहरण भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो वे कुछ शब्द हैं जिनसे आप पहचान भी कर सकते हैं। धीरे धीरे, जल्दी, जोर से, आनंद से, आसानी से, बलपूर्वक, सहजता से, बलपूर्वक, जल्दी जल्दी, धीरे से, नरमी से, गुस्से से, इंसानियत से, सुचारू रूप से, सुंदर ढंग से, आज़ादी से, तेजी से, सावधानी से, चमकते हुए, चुपचाप, धैर्यपूर्वक, सावधानी से, तेजी, खूबसूरत। मतलब ऐसे बहुत सारे हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं। और उसके फिर यहाँ पर ये उदाहरण भी है इसमें। उसने स्टेज पर शानदार डांस किया। रसोई ने जल्दी से खाना बना दिया। उसने पहेली को आसानी से हल कर दिया। फिल्म के दौरान बच्चा जोर जोर से बोला। दौड़ में एथलीट तेजी से दौड़ा। तो इस प्रकार से जो ये जो रीति ढंग के बारे में हमें बतलाएंगे वो कहलाएंगे रीतिवाचक। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन इसमें। प्रत्येक शब्द में संधि है, गुण, यण, दीर्घ या वृद्धि। इसको जब संधि करेंगे क्या बनेगा? प्रति प्लस में एक, तो यही बनता है प्रति। अब ये जो ई है, ई को क्या है? य हो जाता है। ई को य, उ को वा, री को रा, और जो री है इसको ला हो जाता है। किसमें? यण संधि में। अब ये ई है, ई को या हो जाएगा तो याद हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक। तो
तो ये जन संधि जो इसमें होते हैं। इसके बाद है अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? अंशिक, आंशिक, अंशुक, अंशिक। अंश है और इक है, इक में हर्ष और ई है इसमें। तो जब हम इसको बनाएंगे तो कौन सा बन सकता है यहाँ पर इसका? ये वाला आंशिक। नेक्स्ट है लिप्सु शब्द के लिए वाक्यांश कौन सा होगा? वाक्यांश के लिए शब्द हैं जो सहन करने योग्य हो, लेने की चाह रखता हो, बहुत रूप धारण करता हो, सबको बहुत प्यार करता हो। लिप्सु का मतलब क्या है यहाँ पर? तो जो लेने की चाह रखता हो उसको कहा जाएगा लिप्सु। नेक्स्ट है उत उपसर्ग जोड़ने के लिए उचित शब्द कौन सा रहेगा यहाँ पर? जनमान, सर्ग, आशा। उत जब हम इनमें जोड़ेंगे उत्जन, उत्मान, उत्सर्ग, उताशा, तो क्या होता है? उत्सर्ग होता है, यही बन जाएगा, और के साथ तो सही बनता ही नहीं है। जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिज्ञासा, जीवनी, जिंदादिली, जिजीविषा। तो जीने की इच्छा को क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा जिजीविषा। ये बहुत ज़्यादा आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीने की इच्छा मतलब जिजीविषा। इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको करेंगे, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है और ईच और एवरी चाहे वो आपने यहाँ पर इसमें बताना है। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मेंबर हैज टू साइन दिस एग्रीमेंट। तो यहाँ पर ईच या फिर एवरी किसका प्रयोग होगा? अब जो ईच जो है इसका प्रयोग तब होता है जब हम समूह के प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से संदर्भित करते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से जहाँ पर संदर्भित करेंगे तो वहाँ पर होगा ईच। और जो यहाँ पर एवरी है इसका प्रयोग तब होगा जब हम समूह के सभी सदस्यों को एक इकाई के रूप में संदर्भित करेंगे। तो यहाँ पर पहला है मेंबर हैज टू साइन दिस एग्रीमेंट। तो क्या आएगा इसमें? ईच, ये वाला आ जाएगा, ईच मेंबर हैज टू साइन दिस एग्रीमेंट। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन हैज इट्स ओन बैनर। तो इंस्टीट्यूट के पास अपना बैनर है, तो क्या आएगा यहाँ पर? ईच, ईच का ही प्रयोग होगा इसमें। ईच इंस्टीट्यूशन हैज इट्स ओन बैनर। स्टूडेंट हैज ए पेन एंड ए बुक। एक पेन और एक बुक है, तो क्या आएगा यहाँ पर? ईच स्टूडेंट्स मतलब प्रत्येक के पास है, तो यहाँ पर भी क्या है? ईच आ जाएगा, क्योंकि जब हम समूह के प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से संदर्भित करते हैं तो वहाँ पर आता है, क्योंकि प्रत्येक है। नेक्स्ट देखें तो सीट वाज वैकेंट, खाली थी, तो क्या आएगा? एवरी सीट, एवरी का प्रयोग होगा, तो क्या आएगा यहाँ पर? एवरी आएगा इसमें। कंट्री हैज इट्स ओन फ्लैग। तो क्या आएगा इसमें? अपना झंडा होता है प्रत्येक देश का, तो एवरी जो इसी का प्रयोग हो जाएगा। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन फ्लैग। 10 बॉयज वर स्टैंडिंग इन रो। तो 10 जो लड़के जो थे खड़े हुए थे पंक्ति में, तो कौन सा आएगा यहाँ पर? 10 बॉयज वर स्टैंडिंग इन एवरी रो। प्रत्येक पंक्ति में जो 10 लड़के थे वो खड़े हुए थे। स्टूडेंट वाज सिटिंग ऑन ही सीट। जो छात्र जो थे अपने सीट पर खड़े हुए थे, वाज सिटिंग ऑन हिज सीट। तो क्या आएगा यहाँ पर इसमें? तो ईच का प्रयोग होगा। ईच स्टूडेंट्स वाज सिटिंग इन हिज सीट। डैश ऑफ 2 बॉयज वाज होनेस्ट। इनमें से 2 बच्चे चतुर हैं, क्या आएगा यहाँ पर? ईच ऑफ दी, यही आएगा यहाँ पर। ईच ऑफ द 2 बॉयज वाज होनेस्ट। आई हैव रीड ऑलमोस्ट बुक आई हैड। लगभग जितनी भी बुक थी मैंने पढ़ ली है, तो क्या आएगा यहाँ पर? एवरी, तो एवरी आ जाएगा। आई हैव रीड ऑलमोस्ट एवरी बुक, लगभग जो थी सभी बुक जो किताबें वो पढ़ ली है। नेक्स्ट है 5 मैन्स वाज क्यूइंग अप। तो क्या आएगा इसमें? तो एवरी 5 मैन वाज क्यूइंग अप। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर एदर और नैदर वाला क्वेश्चन। तो एदर और नैदर जब भी देख लेते हैं, तो नैदर का प्रयोग तब होगा जब 2 में से कोई भी वस्तु या व्यक्ति नहीं होता। जब 2 में से कोई भी वस्तु या व्यक्ति नहीं होगा मतलब नैदर का प्रयोग होगा।
और जो एदर का प्रयोग तब होगा जब दो में से कोई एक व्यक्ति या वस्तु होगा। तो दो में से एक या दो के लिए हम एदर का प्रयोग करेंगे और दो में से कोई एक वस्तु या व्यक्ति के लिए हम एदर का प्रयोग मतलब नेदर का प्रयोग करेंगे। तो नेदर का प्रयोग तब होगा जब दो में से कोई भी वस्तु या व्यक्ति नहीं होगा। तो नहीं के लिए नेदर लगेंगे और फिर है के लिए फिर एदर। तो जैसे पहला है यहाँ पर काउ वाज ब्लैक, तो क्या आ सकता है इसमें, एदर या नेदर? नेदर काउ वाज ब्लैक, तो यही आ जाएगा नेदर। ऑफ टू बुक्स इज यूजफुल, तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर, एदर ऑफ द टू बुक्स इज यूजफुल। इसके बाद है ही वुड टेक साइड, तो कौन सा आ सकता है इसमें, ही वुड टेक एदर साइड। डैश साइड हैज शोन, तो क्या आ सकता है यहाँ पर, नेदर साइड हैज शोन। चार्ल्स हैज बीन प्राउड, तो क्या आएगा इसमें, नेदर का प्रयोग हो जाएगा, नेदर चार्ल्स हैज बीन प्राउड। नेक्स्ट है डैश ऑफ द स्टूडेंट्स वाज होनेस्ट, कौन सा आ सकता है, नेदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज होनेस्ट, कोई भी नहीं था, नेदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज होनेस्ट। सातवें देखें तो डैश ऑफ द गर्ल्स वाज जुगली, तो क्या आएगा, नेदर का प्रयोग हो जाएगा। रॉबर्ट्स वाज सेव्ड, क्या आ जाएगा, नेदर या नेदर, किसका प्रयोग होगा यहाँ पर, नेदर का, नेदर रॉबर वाज सेव्ड। डैश ऑफ द हैंड्स इज कॉल्ड राइट हैंड, तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर, नेदर, यही आ जाएगा। लीडर इज होनेस्ट एंड फेथफुल टू हिज कंट्री, तो क्या आ जाएगा इसमें, नेदर इज होनेस्ट एंड फेथफुल टू हिज कंट्री। नेक्स्ट में जहाँ यहाँ पर आ जाते हैं हमारे साथ में ही जा दे गए, इसमें से ही हमने एडजेक्टिव जा इनको जा फिल करना है इसमें। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देर इज नॉट शुगर इन दिस पॉट नाउ बट देर वाज शुगर इन यस्टरडे। अब इस बर्तन में चीनी नहीं है लेकिन कल इसमें थोड़ी चीनी थी, तो किसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो देर इज नॉट एनी शुगर इन दिस पॉट नाउ, अब इसमें कोई चीनी नहीं है, बट देर वाज सम शुगर इन यस्टरडे, तो आज इसमें चीनी नहीं है, कल इसमें थोड़ी चीनी थी। तो एनी का प्रयोग नकारात्मक वाक्य में होगा और सम का प्रयोग सकारात्मक वाक्य में। देर इज नॉट वाटर इन दी वेल, मतलब कुएं में ज़्यादा पानी नहीं है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, मच या फिर मैनी का। तो इसमें अगर हम देखें तो देर इज नॉट मच वाटर इन दी वेल, देर इज नॉट मच वाटर इन दिस वेल, कुएं में ज़्यादा पानी नहीं है, तो मच का प्रयोग अगणनीय संख्याओं के साथ होगा, जैसे कि यह पानी है गिना नहीं जा सकता, और मैनी का प्रयोग ये गणनीय संख्याओं के साथ होता है। तो देर इज नॉट मच वाटर इन दी वेल, क्योंकि पानी गिना नहीं जा सकता तो इस कारण से मच। इसके बाद है पीपल थिंक दैट देर विल बी ए वार सून, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि जल्द ही युद्ध होगा, तो मच या मैनी किसका यहाँ पर प्रयोग होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो मैनी जो है इसका प्रयोग होगा, मैनी पीपल, बहुत से लोग सोचते हैं कि जल्द ही युद्ध होगा, क्योंकि मैनी का प्रयोग जो गणनीय जो संज्ञाएं हैं उनके साथ होगा और मच का प्रयोग अगणनीय संज्ञाओं के साथ। तो मैनी पीपल थिंक दैट देयर विल बी ए वार सून। इसके बाद है आई हैव फ्रेंड्स इन पटना, ए फ्यू या ए लिटल, तो मेरे पटना में कुछ दोस्त हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर, कुछ मतलब ए फ्यू, यही आएगा, क्योंकि ए फ्यू का मतलब जो है कुछ जो काउंटेबल नाउन है गणनीय संज्ञा, उनके साथ होगा।
और ए लिटिल का प्रयोग जो गिने नहीं जा सकते, तो ए फ्यू का प्रयोग यहाँ पर इसमें होगा। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स इन पटना। आई हैव फ्रेंड्स इन पटना, तो आई हैव ए फ्यू। नेक्स्ट है आई नो बंगाली एंड लेस हिंदी। लिटिल या ए लिटिल किसका प्रयोग यहाँ पर होगा? मुझे थोड़ी बंगाली आती है और हिंदी कम आती है, तो किसका प्रयोग होगा यहाँ पर? तो इसमें जो है ए लिटिल जो है इसका प्रयोग होगा। तो ए लिटिल का प्रयोग भी गणनीय जो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन उनके साथ होगा, जैसे कि भाषा गिनी जा सकती। और लिटिल का मतलब हो गया बहुत कम या लगभग नहीं के बराबर, तो ये गिनी जा सकती भाषाएं हैं, तो लिटिल जो है इसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हो जाएगा। मतलब जो है ए लिटिल जो है इसका प्रयोग यहाँ पर होगा, ए लिटिल वाला ये वाला, तो ए लिटिल का प्रयोग होगा। मिस्टर यादव हैज़ चांस ऑफ बीइंग इलेक्टेड। तो श्री यादव के चुने जाने की थोड़ी संभावना है, तो लिटिल या ए लिटिल किसका प्रयोग होगा? तो इसमें अगर हम देखें तो ए लिटिल जो है इसका प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। ए लिटिल का प्रयोग यहाँ पर इसमें होगा, क्योंकि ये भी जो है ए लिटिल जो गिने नहीं जा सकते उनके लिए आता है। नेक्स्ट है विलेज इन बिहार हैव डिस्पेंसरीज। फ्यू या ए फ्यू, तो क्या आएगा यहाँ पर? बिहार में लगभग ना के बराबर गांव में औषधालय हैं, तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर? फ्यू विलेज इन बिहार हैव डिस्पेंसरीज, तो नाम मात्र की कह लो बस, बिल्कुल। तो फ्यू का मतलब लगभग नहीं के बराबर है, क्योंकि ये इसका प्रयोग गणनीय जो संख्याएं हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं उनके साथ आता है। जैसे कि गांव है, गांव तो गिने जा सकते हैं 1 2 3 4 5, तो ए फ्यू मतलब कुछ के लिए। नेक्स्ट है देयर आर मिल्क इन द ग्लास, सम या एन, तो क्या आएगा यहाँ पर? गिलास में थोड़ा दूध है, अब इसमें हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? सम का। देयर आर सम मिल्क इन द ग्लास, क्योंकि सम जो है इसका प्रयोग हम सकारात्मक में करते हैं और एनी का नकारात्मक में, तो थोड़ा सा है इसमें। नेक्स्ट है देयर आर पेन्स ऑन द टेबल, सम या एन, क्या आएगा यहाँ पर? मेज पर कुछ पेन है, तो देयर आर सम पेन्स ऑन द टेबल, तो क्या हम यहाँ पर भी सम जो है इसी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मेज पर जो है कुछ पेन हैं। नेक्स्ट है गेट्स कम टू सी हिम दिस इवनिंग बट ही सा ओनली ए लॉट ऑफ या ए फ्यू, तो क्या आएगा इसमें? आज शाम उनसे मिलने कई मेहमान आए, लेकिन उन्होंने कुछ ही देखे, मतलब आए तो बहुत सारे थे लेकिन देखे कुछ ही, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा इसमें? तो यहाँ पर जो है इसमें हम मैनी मतलब जो है ये, तो यहाँ पर जो है इसमें मैनी का प्रयोग होना चाहिए था, या फिर ए फ्यू, तो ये तो ए लॉट ऑफ ये वाला हो जाएगा। फिर इसमें ए लॉट ऑफ गेट्स कम टू सी हिम दिस इवनिंग बट ही सा ओनली, तो पहले में यहाँ पर ए लॉट ऑफ आ जाएगा और फिर दूसरे वाले में ए फ्यू आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर समटाइम्स शी पुट साल्ट इन माई वेजिटेबल्स, ए फ्यू या फिर ए लिटिल किसका यहाँ पर प्रयोग होगा? तो इसमें अगर हम देखें तो समटाइम्स शी पुट ए लिटिल साल्ट इन माई वेजिटेबल, तो ए लिटिल जो है इसी का प्रयोग यहाँ पर होगा, क्योंकि ए लिटिल जो है इसका मतलब होगा जो जिसे आप गिन नहीं सकते उसके लिए। और ए लॉट ऑफ, तो ये भी उसमें ही आएगा अनकाउंटेबल के साथ, लेकिन ए लिटिल का मतलब है थोड़ा सा, तो आई हैड वर्क टू सॉरी ये वाला था समटाइम्स शी पुट साल्ट माई वेजिटेबल, तो ये वाला था। तो ए लिटिल का प्रयोग जो है यहाँ पर ये अनकाउंटेबल जो है इसके साथ होता है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर समटाइम्स शी पुट ए लिटिल साल्ट इन माई वेजिटेबल।
तो ए लिटल जा यहाँ पर आ जाएगा इसमें। कभी कभी वह मेरी सब्जी में थोड़ा नमक डालती है, ए लिटल, क्योंकि ए लिटल जाए जो गिन नहीं सकते उसमें आएगा थोड़ा। नेक्स्ट है आई हैड वर्क टू डू दिस सम, आई हैड वर्क टू डू दिस मॉर्निंग बट आई कुड डू ओनली। अब इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा इसमें। तो इसमें अगर देखें तो आई हैड ए लॉट ऑफ वर्क टू डू दिस मॉर्निंग बट आई कुड डू ओनली ए लिटल। आज सुबह मेरे पास करने के लिए बहुत काम था, लेकिन मैं केवल थोड़ा ही कर सका। तो ऐसे बनेगा ये। तो ए लॉट ऑफ, आई हैड ए लॉट ऑफ, तो पहले में तो ये आ जाएगा आई हैड ए लॉट ऑफ वर्क टू डू दिस मॉर्निंग बट आई कुड डू ओनली ए लिटल। काम तो बहुत ज़्यादा था लेकिन थोड़ा ही हो पाया उसमें से। विनय हैज़ बाउट 2 पेन्स एंड पेन इज ब्लैक, ईच एवरी क्या आएगा। तो विनय ने 2 पेन खरीदे और प्रत्येक जो पेन है वो काला है। तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर। तो विनय हैज़ बाउट 2 पेन्स एंड ईच पेन इज ब्लैक, और प्रत्येक पेन काला है। तो क्या आ जाएगा, ईच पेन इज ब्लैक, जितने पेन खरीदे प्रत्येक पेन काला है। ए डॉग इज ए एनिमल, फेथफुल या फेथफुली क्या आएगा इसमें। तो क्या कहते भी हैं फेथफुल, ए डॉग इज फेथफुल एनिमल। और फेथफुल क्या है, ये इसकी विशेषता है, विशेषण है यहाँ पर, ये जो कुत्ते के जो गुण हैं उसको दिखाता है। और फेथफुली ये क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो फेथफुल विशेषण और फेथफुली क्रिया विशेषण। तो इसमें क्या है, फेथफुल का यहाँ पर प्रयोग होगा। कुत्ता एक वफादार जानवर है। नेक्स्ट है देयर वर ट्रीज ऑन साइड ऑफ द रोड, एदर या एवरी क्या आएगा इसमें। तो इसमें देखें तो देयर वर ट्री ऑन अदर साइड ऑफ द रोड, सड़क के दोनों ओर पेड़ थे। तो दोनों ओर पेड़ थे। तो देयर वर ट्रीज ऑन अदर साइड ऑफ द रोड, तो अदर का प्रयोग यहाँ पर होगा, क्योंकि जब दो में से कोई एक वस्तु या व्यक्ति होगा तो एवरी का प्रयोग होगा। और जब हम समूह के सभी सदस्यों को एक इकाई के रूप में संदर्भित करते हैं तब एवरी। तो अदर का प्रयोग तब होगा जब दो में से कोई एक वस्तु या व्यक्ति होता है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जो देयर वर ट्रीज ऑन अदर साइड ऑफ द रोड, ये वाला बनेगा। तो यही जो हमारे इसकी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो भी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।